व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे मेजर गौरव आर्य सर ने राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहा है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और आजकल ये जो न्यूज है काफी सुर्खियों में रही है। तो पहले सर की बात सुनते हैं, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। चाणक्य डायलॉग चैनल से वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन 1 2 3 गो। तो राहुल गांधी ने अमेरिका में करा ना, मुझे बड़ा बुरा लगा और आज मैं बताऊंगा मुझे क्यों बुरा लगा। उन्होंने जो बातें बोली हैं, मेरे पास एक थोड़ी सी रिसर्च है जो मैंने यहाँ पे इकट्ठा करी है और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बोली उन्होंने कई सारी बातें, लेकिन मैं 3-4 मुख्य तौर पे चीज़ें बताऊंगा। पहले ये बात कि क्या राहुल गांधी का हक है बोलने का कि नहीं है, बिल्कुल हक है। वो अमेरिका में बोलें, अफ्रीका में बोलें, नाइजीरिया में बोलें, नाइजीरिया अफ्रीका में ही है, वो कहीं पर भी बोलें दुनिया में, वो उनका पूरा अधिकार है और वो अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। ये अधिकार भारत का संविधान भी देता है और जिस देश में वो बोल रहे हैं उसका भी संविधान देता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने एक बात बोली वो इलीगल थी या गैर कानूनी थी, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे दिल में इसलिए एक नागरिक के तौर पे बहुत ठेस पहुंची है। मैं बताता हूं क्यों। पहली बात, उन्होंने जो फैक्चुअली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने बात ही गलत बोली। ठीक है, उन्होंने बात गलत बोली है। जो मेन बात है वो मुद्दा ही गलत है उनका। फिर हम आते हैं कि हक था नहीं था, लीगल था इलीगल था, उसमें फेज 2 में आते हैं। जरा फेज 1 का हम डिस्कशन कर लें दोस्तों। तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला है कि जो भारत में मुसलमानों के साथ आज हो रहा है वही 1980 के दशक में दलितों के साथ हुआ था। और फिर उन्होंने बोला कि जो मुसलमान डायरेक्टली फील कर रहे हैं आज, वो उनकी तरफ, क्योंकि उनकी तरफ करा जा रहा है। और मैं गारंटी दे सकता हूं कि सिखों, क्रिश्चियंस, दलित, ट्राइबल सब एक ही तरह का फील कर रहे हैं। और तुम नफरत को नफरत से नहीं मार सकते, नफरत को प्यार और मोहब्बत से मारना। अच्छा, ऑन द फेस ऑफ इट आप नफरत को नफरत से नहीं मार सकते और प्यार से, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं बोली राहुल गांधी ने। अब गलत क्या बोला? तो भाईजान, 80 के दशक में किसकी दादी और किसके पापा प्राइम मिनिस्टर थे भारत के? उस समय तो किसी ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना था। वो nobody knew that he ये existed। कहाँ चला जाता है बयान देते हुए? 90s में नहीं सुना था नाम उनका, हम लोगों ने तो नहीं सुना था, बाद में सुना। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो आप कह रहे हैं कि दलितों का हाल बुरा था 1980 के दशक में, तो किसकी जिम्मेदारी है? आपके नाना प्रधानमंत्री, ठीक है, आपकी परनाना, आपकी दादी प्रधानमंत्री, आपके पिताजी प्रधानमंत्री, हाँ। आपकी सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री इस देश के, क्यों नहीं ठीक करा? 60 से लेकर 65 साल आपकी पार्टी की हुकूमत। हाँ ठीक है, अगर भारत में दलितों की दशा खराब थी 1980 के दशक में, तो टांग दीजिए, फिर गलती है मोदी जी की। चाहे उस समय मोदी जी को कोई जानता हो ना जानता हो, क्या फर्क है? हाँ। नफरत का कोई लॉजिक तो नहीं होता। आप तो यही कह रहे हैं ना कि नफरत को नफरत से नहीं मार सकते, लेकिन आपकी नफरत इतनी है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कि सब चीज उनकी गलती है ना? तो एक तो मैं ये चीज कहना चाहता हूं। दूसरी, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपने बोला कि सिखों के साथ गलत करा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, सिखों के साथ क्या गलत करा? क्या गलत करा? टू बी फ्रैंक, सही बात। गलत क्या करा ये तो बता दीजिए। सिखों के साथ क्या गलत करा? सिख भारत में, पूरे भारत में फैले हैं, दुनिया में हर जगह फैले हुए हैं, ठीक है, पर ज्यादातर जो सिखों की तादाद है पंजाब में। और कितनी रिस्पेक्ट करते हैं सर भी, जाते हैं। इसके पहले क्या भाजपा की सरकार थी? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे राहुल जी, इसके पहले किसकी सरकार थी? अभी तो आम आदमी पार्टी की है, भगवंत मान जी, ही इज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ठीक है। और वो क्यों चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है? क्योंकि पंजाब के लोगों ने, वो किसी भी धर्म के हो, उन लोगों ने उनको इलेक्ट करा और लोगों के वोट से वो बन गए। तो भाई साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसके पहले किसकी वहां पे सत्ता थी और भाजपा की सत्ता कब रही है? आप ये भी बता दीजिए एक बार कि साहब इन सन में पंजाब में भाजपा की सत्ता रही है। हमारा तो फेडरल स्ट्रक्चर है, लॉ एंड ऑर्डर एंड एवरीथिंग बिल्कुल इज अंडर कंट्रोल। आप कह रहे हैं सब, आप कह रहे हैं कि सिखों को मार्जिनाइज करा गया। मैं पॉलिटिकल बात बिल्कुल नहीं करना चाहता चाणक्य डायलॉग्स में, लेकिन राहुल जी ये आप मजबूर कर रहे हैं, ये आप गलत बात कर रहे हैं। आई एम विटनेस टू द 1984 राइट्स। आज मैं आपको कुछ दो टूक बातें भी बता दूं दोस्तों 1984 के दंगों के बारे में, जिसका मैं पर्सनली विटनेस हूं। मैं स्कूल में था डीपीएसआर के पुरम में। मैं आपको बताता हूं दंगों के बारे में। और अब मैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आपको कुछ बताता हूं, जो गोल्डन टेम्पल में हुआ था, इंडियन आर्मी गई थी, उसके बारे में भी कुछ सच, क्योंकि बात यह कि सच बोलना चाहिए। गांधी थी,
है ना, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर। सबसे बड़ी बात यह है कि 1984 के दंगे करवाए गए, ये मैं जानबूझ के मैं बता करवाए रहा हूँ गए। ना, करवाए ऐसा नहीं गए कि थे। लोगों में इतना लोगों में गुस्सा आ गया कि इंदिरा गांधी को गोली कैसे मार दी, वो ऐसे करवाए कभी गए नहीं थे, होता, करवाए ये गए पॉलिटिक्स थी इसके पीछे बहुत इतना बड़ी थी। गुस्सा कैसे लोगों के मन क्योंकि में। हमारे भी- भी अब तो हम मतलब छोड़ देंगे रिलेटिव और सारे हैं, सिखों वो को है, मार देंगे। नून है, क्या गलती थी फ्रेंड्स सिखों की? वगैरह भी उसमें, वो करवाए गए थे। सिखों की गलती क्या थी? अगर 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने इंदिरा गांधी को मारा था, आपने पूरी कौम की कौम आपने बोला साफ कर देंगे। हाँ। बिल्कुल, ये कभी आप 3,000 ऐसे से नहीं कह ज्यादा सकते। बंदे आपने दिल्ली में मार दिए यहाँ पे। मैंने देखा, मैं वहां पे रहता था, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स, और ये सेक्टर 13 आर के पुरम। अगर आप दिल्ली में हायत रीजेंसी देखेंगे, हायत रीजेंसी के बिल्कुल ऑपोजिट, इनफैक्ट हायत रीजेंसी मेरे सामने बना है। व्हेन वी वर स्टेइंग देयर, हायत रीजेंसी वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। एक पालिका भवन भी है उसके पीछे, मार्केट, अगर मैं नाम पालिका गलत भवन, नहीं- हाँ, एक तो पालिका बाजार है सीपी वाला, एक पालिका भवन पालिका भी है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मुझे नाम गलत नहीं याद है तो। ये सब हमारे सामने बना है, मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं, राइट। हमने छत से देखा, मैंने छत से देखा, मेरी छोटी बहन मेरे साथ थी, किस तरीके से वहां पे लोगों ने सिखों को मारा। आई एम विटनेस। अरे मेरे पापा मतलब बताया था यार, मेरे इनोसेंट सिक्स को बहुत मारा वो, गया, हाँ। इनोसेंट बच्चों को मारा बुआ, गया, पापा, बहुत- प्रेग्नेंट वुमेन को मारा गया, हाँ। जो सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे उनको मारा गया। बहुत इन्होंने बुरी औरतों हालत और करी थी। जिसको कहते हैं कि बुजुर्गों के लिहाज नहीं करा। मैं ये नहीं कह रहा कि जवान आदमी को मारना ठीक है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं ये कह रहा हूं कि बहुत यार बुरा बुजुर्ग है, हाल सफेद किया दाढ़ी उसने। वाला, आपने उसकी इज्जत नहीं करी। आई एम विटनेस। और जहां तक ऑपरेशन ब्लू स्टार है, हु सैंक्शनड ऑपरेशन ब्लू स्टार? हु सैंक्शनड ऑपरेशन ब्लू स्टार? फौज को हुक्म मिला, फौज चली गई अंदर, लेकिन सैंक्शन किसने करा ऑपरेशन ब्लू स्टार? किसने हुक्म दिया ऑपरेशन ब्लू स्टार का? ये इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, का सबसे बड़ा पाप है ऑपरेशन ब्लू स्टार। दिस इज द बिगेस्ट सिन दैट वी हैव कमिटेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। मैं 10 बार हरमिंदर साहब जा चुका हूं, और जब भी जाता हूं देयर इज एन इंटेंस सेंस ऑफ शेम कि यार ये कर क्या दिया। और मैं जब जाता हूं माथा टेक के माफी मांग के आता हूं। पर एक मैं बात बताऊं आपको राहुल जी, इस पाप की कोई माफी नहीं है। आपने जो 84 में दंगे करवाए आपकी पार्टी ने, ठीक है, हां, ये बात ठीक है कि अब बहुत समय बीत चुका है, और जो लोग सर्वाइवर्स थे वो इस दुनिया से कई लोग जा भी चुके हैं, ये बात भी सच है। पर 3,000 लोगों की मौत एक तरफ और गोल्डन टेम्पल पे अटैक एक तरफ। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो अटैक था ना, नॉट टू टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम दिस, बिकॉज दिस वाज अ जेनोसाइड ऑफ सिख्स। दिस वाज अ जेनोसाइड, जो दिल्ली में हुआ वो जेनोसाइड था, मूवी भी देखी थी ना, राइट। टेक अवे नथिंग फ्रॉम दिस, बट ये जो है ना हरविंदर साहब, दिस इज एटर्नल एंड एंड्योरिंग शेम, एटर्नल एंड एंड्योरिंग शेम। ये कई राइट्स हुई इंडिया में। एक एमजे अकबर साहब की किताब है राइट आफ्टर राइट। मैं चाहता हूं, अगर राहुल आपने वो किताब नहीं पढ़ी हो तो आप वो किताब जरूर पढ़िएगा। एमजे अकबर इज अ मुस्लिम, इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उन्होंने उस किताब में लिखा है किस तरीके से जब से भारत आजाद हुआ, चुनाव मतलब दंगा, एंड 99% हिंदू और मुस्लिम दंगा ये कराए गए थे। पूरा खालिस्तान की मूवमेंट क्यों शुरू हुई? आप मिस्टर जीबीएस सिद्धू की किताब पढ़िए, जीबीएस सिद्धू स्पेशल सेक्रेटरी रॉ, उन्होंने किताब क्या लिखी है? उन्होंने किताब ये लिखी है साहब कि कांग्रेस पार्टी, ही हैज सेड इट, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था रिपब्लिक के लिए, 1-to-1 इंटरव्यू था, उन्होंने मुझे बताया, किताब है, आप ये किताब देखिए स्क्रीन पे, ये किताब है दोस्तों, खरीदिए इस किताब को। उसमें जीबीएस सिद्धू साहब स्पेशल सेक्रेटरी रॉ, यानी कि बंदा रॉ में बड़ा सीनियर एक अधिकारी था, वो कहता है यार कि मैं विटनेस हूं, मैंने देखा ये सब होते हुए, मैं इसकी गवाही देता हूं कि मैंने देखा होते हुए। किस तरीके से ये फोटेदार वगैरह ये सब लोग गए, उन्होंने पैसे दिए, भिंडरा वाले को पैसे दिए। इन्होंने हिंदू और सिख, एक जमाना था हिंदू परिवार से जो सबसे बड़ा बेटा था ना, वो केशधारी बनता था, वो सिख बनता था। इतनी प्यार मोहब्बत थी दोनों कौमों में, एक ही थे, ठीक है। सिख धर्म एक अलग धर्म है, लेकिन भाई थे, एक ही मां के पेट से निकले, उनके बीच में नफरत है 1985 के इलेक्शंस के लिए। वो मैं नहीं कह रहा ये बात, आप जीबीएस सिद्धू साहब की किताब पढ़िए, एंड जीबीएस सिद्धू साहब हिमसेल्फ इज अ सिख एंड ही हैज रिटन दिस बुक। क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार किसी और तरीके से नहीं हो सकता था? आप रशियन से मांगते, गैस डालते उसके अंदर, उसके जो वेंट्स हैं वहां पे आप गैस डालते,
रशियंस को तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रशियंस के पास टेक्नोलॉजी थी, दे हैव डन इट सो मेनी टाइम्स। आप वो गैस डालते, जितने भी अंदर लोग थे गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के, सब बेहोश, 2 मिनट के अंदर सब बेहोश। आप गैस के कैनिस्टर डालते वहां पे, आपने हरमिंदर साहब को गोली चला दी यार। एंड वेन एवर आई एंटर गोल्डन टेम्पल, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ऑल आई फील इज अ सेंस ऑफ शेम। और मैं फिर बोल रहा हूं, दिस इज अ ब्लैक स्पॉट ऑन अस, ऑल ऑफ अस, राइट? एंड आई कैन ऑल्सो टेल यू दिस, इस गुनाह की माफी नहीं है बॉस, हर एक गुनाह की माफी है। ये हरमिंदर साहब के अंदर आर्मी घुसी, वहां पे कांग्रेस गवर्नमेंट ने बोला अटैक करो, इसकी कोई माफी नहीं है। अगर किसी को भी गलत फहमी है कि 84 में हुआ था, लोग भूल गए, बात वो है ही नहीं। इसकी आज से 500 साल के बाद माफी नहीं है। ये काफी सेंसिटिव टॉपिक है, ये काफी सेंसिटिव टॉपिक है ना। लेकिन मेरे को ये लगा कि जैसे 80s का बोला इन्होंने, तो वो तो ये मुझे लग रहा है राहुल गांधी खुद भूल गए कि उस टाइम की सरकार वो नहीं थी। वो हो गया ना कि बस कैसे भी करके उधर वो डालना मुझे लगता है कि आज के टाइम पे ना, एक तो इलेक्शन आ रहे हैं तो इसलिए ज्यादा ही बयान हो रहे हैं। जैसे पार्लियामेंट का बॉयकॉट हुआ तो वो भी मुझे लगता है इसी चीज से हुआ। काफी चीजें हो रही हैं। देखो बाकी सब लोग समझदार है, सबको अपने अपने हक है, डेमोक्रेसी है, जिसको जिसको वोट देना है दो भैया। लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पर जाति के हिसाब से या धर्म के हिसाब से कहीं वोट मत करो। देश को सबसे ज्यादा बेनिफिट किस पार्टी से या किस लीडर से है, मैं कहता हूँ पार्टी भी छोड़ो, आपको ये देखना है कि भैया कौन सा लीडर किस तरीके से काम करता है, किस पार्टीज आई हैं, सबका आप देख लो किसने क्या काम किया। और आपको क्या लगता है कि आज आपका देश जहां स्टैंड कर रहा है, चाहे दुनिया की नजर में या किसी भी कंट्री के लीडर की नजर में, जिस लेवल पर है, भारतीय लोगों का विश्वास भारत की इकोनॉमी में या भारत की तरक्की में, तो कैसे मुमकिन हो पाया? एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया कैसे बन पा रहा है? सबसे पहले क्या होता है कि हंजी करने वाला जमाना चला चुका है, जा चुका है। आज आप आगे वाले को ऐसे नहीं करते, आगे वाला ऐसे करता है तो आप ऐसे करो, आगे वाला ऐसा करता है तो और आगे जाओ, उसके घुस जाओ कैमरे में। तो यही चीज मैं कहना चाहता हूँ, आपको लीडर चाहिए जो स्ट्रांग हो। अमेरिका ऐसा कंट्री है, उसका लीडर कोई भी है, लेकिन अमेरिका का ना नाम ही ऐसा बन चुका है कि लोग कहते हैं रशिया और अमेरिका, चाइना, कि वो धौंस जमाने वाले। और आज का जो भारत है ना, वो ऐसा नहीं है कि भैया तुम कुछ भी कहते हो कह देंगे हाँ जी ठीक है, आप कहते हो तो हम आपकी बात मानते हैं। नहीं, गलत हो तो तुम गलत हो। सबसे पहले हम अपने देशवासियों की सुनेंगे, देश की तरक्की के बारे में सोचेंगे, देश के रोड्स डेवलप होंगे, देश के पोर्ट्स डेवलप होंगे, देश के लोगों के लिए कैसे हम टेक्नोलॉजीज इंडिया में ला सकते हैं, कैसे मतलब कि अगर कुछ भी टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, रोजगार हो, चाहे देश की इमेज हो, कैसे ग्रोथ होती है। और भाई देखो एक और ये जो बेरोजगारी का और महंगाई का बोलते हैं ना, दो चीज नहीं टॉपिक लंबा हो जाएगा। लगता है कि जैसे बोलते हैं ना महंगाई में, मेरे को तो लगता है जो मेरी दादी थी उन्होंने मुझे दिखाई थी कि ये देख मेरे बेड पे 6 रुपए की चादर बिछी हुई है। उस टाइम 6 रुपए की चादर समझ रहा है, उस टाइम उनकी जो आमदनी थी वो भी। आज आप 6 रुपए की चादर बेच लोगे, खरीद लोगे? नहीं, मेरा 2 रुपए का लॉजिक है बस। मतलब ये देखो मेरा सिंपल लॉजिक है, समझदार लोग समझ जाएंगे कि जैसे आज के टाइम पर लोग बोलते हैं तेल महंगा हो गया, तो मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, तेल भारत बनाता नहीं है, तेल भारत खरीदता है। जहां से खरीद रहा है वो जब पहले के रेट से अब ज्यादा दूसरी कंट्री महंगा बेचेगी तो आप भी करोगे ना। आप एक दुकानदार हो, आप कोई चीज लाओगे, पहले दूध का पैकेट 7.5-8 रुपए का आता था, अब कंपनी आपको अगर दे रही है 25 का और वो 27 का एमआरपी है, तो आप 25 का 27 में बेचोगे। नहीं, थोड़ी बोलोगे ग्राहक को कि नहीं भाई यार तू तो मेरा मित्र है, 8 रुपए में ही ले जा, पहले भी आता था 9 का, आता है 10 का, जिस रेट पे आपको मिल रहा है। फिर गवर्नमेंट वैट ये सब भी लगाती है, जीएसटी लगाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी अपनी तिजोरी भरनी है। गवर्नमेंट की तिजोरी भरी रहेगी थोड़ी सी तो वो आपके लिए डेवलपमेंट्स कर सकती है। तो ये मत बोलो कि इस सरकार के टाइम पे 30 रुपए पर लीटर था पेट्रोल, इनके में ये था। नहीं, उस सरकार के टाइम में तो जब 30 रुपए लीटर आपको मिल रहा था ना, नहीं 30 से 40 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा था, तो वही पेट्रोल आपको रशिया या किसी कंट्री से, सऊदी से लेते तो वो भी सस्ता मिलता था कच्चा तेल। तो हर एक चीज का ना एक पहलू होता है, समझना चाहिए। जस्ट बिकॉज कोई एक माइक लेके आपके सामने आ गया है, मुंह में दे दिया ऐसा माइक कि भैया ये सुनो महंगाई हो रही है, इस पे क्या कहना चाहोगे? हाँ भैया सच में महंगाई हो गई। अरे नहीं। दूसरी बात आती है नौकरी की। एक टाइम था जब नौकरी के लिए लिमिटेड ऑप्शंस थे। आज के टाइम पे ना अगर कोई पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है उसके पास भी ऑप्शन है, पढ़े लिखे के पास भी ऑप्शन है। और जिसकी नीयत होती है, मैंने देखा भाई मेरे यहाँ पर, मैं कई बार देखता हूँ जोमेटो से अगर हम कुछ ऑर्डर करते हैं तो बंदे साइकिल पे भी डिलीवरी करने आते हैं, ब्लिंकिट से साइकिल पे भी। जिसको कमाने की होती है ना तो वो रास्ता ढूंढता है। और जिसको ये कहना है कि महंगाई हो गई, नौकरी नहीं है, तो वो तो गाना गा सकता है, चाहे उसने डिग्री करी हो या ना करी हो। जिसको कमाना है, पेट पालना है ना, सच में रियलिटी में भी जिसको भूख लगती है, वो समाधान भी वही ढूंढता है। तो इसीलिए सबका पहलू होता है। महंगाई और बेरोजगारी की तो भैया हर सरकार में बात होती है, लेकिन यहाँ पर है देश की तरक्की कैसे करना है, ग्रोथ कैसे करना है। सिंपल से अगर जॉब पे देखो, उस टाइम अगर आपकी 300 रुपए सैलरी थी, ये मैं बता रही हूँ, तो आज 300 रुपए मिल रहे हैं क्या? 300 सबको ज्यादा चाहिए, 30,000 भी तो मिलते हैं, 3,000 मिलते हैं। आईफोन सबको लेना है,
चाहे सैलरी 50,000 हो लेकिन साला आईफोन 1.5 लाख का EMI किस्तों पे ले आएंगे, हाँ, लेकिन चाहिए जरूर। चाहिए, हाँ। लाइफ सिंपल रखो ना, फिर जैसे पहले रहती थी, एक दूरदर्शन टीवी देखा करो, एक चैनल टीवी पे हो बस, ना नेटफ्लिक्स ना अमेजोन प्राइम सब छोड़ दो, ना फेसबुक पे स्क्रोलिंग करो, ना 250 का रिचार्ज करो। फिर ये कहते हैं 250 का रिचार्ज भी कराना पड़ता है। पहले मिलती थी 200 MB, आज भैया पर डे की 2 GB 1.5 GB मिल रही, तब दिक्कत नहीं। देश बदल रहा है, कुछ लोगों की सोच नहीं बदल रही। और ऐसा नहीं कोई सरकार परफेक्ट होती है, टू बी फ्रैंक। हाँ। खामियां सब में होती हैं, लेकिन कम खामियां ज्यादा खामियां देखो और एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलो। जजमेंट होती है मेरे हिसाब से, अगर एक लीडर ठीक है, आपके हिसाब से कोई और होता है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको जो सही लगता है वो करो। धर्म और उस पे क्या कहते हैं, धर्म के नाम पे, जातिवाद के नाम पे पॉलिटिक्स मत करना कभी भी। और मुझे वोट बस मत थोड़ा देना सा लगता है देश की प्रगति के लिए। नहीं, मुझे लगता है कि जब आप देश में अंदर हो ना, तब आप बोल सकते हो सरकार ने ये किया। जैसे ही आप देश से बाहर निकलते हो ना, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, वहां जब आप कुछ भी ऐसा बोलते हो ना, तो उसमें आपकी भी डिसरिस्पेक्ट होती है, इंडिया की तो खैर होती नहीं, होती आप है। ये क्रिटिसाइज थोड़ा करो, सा लेकिन लगता थोड़ा सा है। मेरे को लगता है थोड़ा सोच समझ। तरीका, हाँ, मतलब वर्ड्स जो है ना वो ऐसे होने चाहिए आपके। आपका पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों जरूर शेयर करना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।